नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक अपशिष्ट के दुष्परिणामों से जूझ रहा है। हाल ही में इस संदर्भ में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR विनियमनों का मसौदा प्रकाशित किया है, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह चर्चा मूल रूप से द हिंदू में प्रकाशित आलेख द गैप्स इन द प्लान टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट पर आधारित है, जिस पर स्तंभकार ने पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व विनियमन मसौदा के प्रॉस एंड कॉन्स पर प्रकाश डाला है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं इस वीडियो से संबंधित PDF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य सामग्रियां आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्लास्टिक अपशिष्ट और उसके प्रबंधन को हम लोग देखते हैं। यदि संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में अगले 20 वर्षों में 7.7 बिलियन मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट के कुप्रबंधन का अनुमान है, जो मानव आबादी के भार के 16 गुना के बराबर है। यदि सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की वर्ष 2019 की रिपोर्ट को यदि देखा जाए तो पता चलता है कि वर्ष 2050 तक प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 56 गीगाटन से अधिक हो सकता है, जो कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 10 से 13% होगा। वहीं यदि भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में सालाना 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन होता है, जिसमें से 40% प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण नहीं हो पाता है। यदि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट को देखें तो उसके अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन होता है, जिसमें से प्रतिदिन 10,000 टन से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण नहीं हो पाता है। वहीं भारत में उत्पादित कुल प्लास्टिक का 43% पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें से अधिकांश प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन तथा चुनौती से निपटने के लिए ड्राफ्ट EPR नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक नवीन पहल है। इस नोटिफिकेशन के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के उत्पादकों के लिए वर्ष 2024 तक अपने सभी उत्पादों को संग्रहित करना अनिवार्य होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादित प्लास्टिक का एक न्यूनतम प्रतिशत रिसाइकिल के साथ साथ उत्तरवर्ती आपूर्ति में भी उपयोग किया जाए। इस पहल के तहत एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जाएगा जिसके अंतर्गत प्लास्टिक पैकेजिंग के निर्माता और उपयोगकर्ता EPR प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं तथा उसमें व्यापार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केवल उस प्लास्टिक अपशिष्ट को एंड ऑफ लाइफ निपटान के लिए भेजा जा सकता है जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। इसके अंतर्गत मूल रूप से 3 चुनौतियों को रखा जा सकता है। पहला है ड्राफ्ट EPR में 3 Ps की अनदेखी की गई है, दूसरा है बहुस्तरित प्लास्टिक की समस्या और तीसरा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अपर्याप्त कार्यान्वयन और उसकी निगरानी। सर्वप्रथम हम लोग पहली चुनौती को देखते हैं। तो वर्तमान ड्राफ्ट EPR में 3 Ps की अनदेखी की गई है, जिसके अंतर्गत पीपल, प्लास्टिक और प्रोसेसिंग को शामिल किया जाता है। यदि आजीविका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन भारत में लगभग 1.5 से लेकर 4 मिलियन कचरा बीनने वालों की आय का लगभग आधे भाग का निर्माण करता है, जबकि नवीन दिशा निर्देशों में न केवल उन्हें हितधारकों के रूप में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि उत्पादकों को एक समानांतर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह और रिसाइकलिंग श्रृंखला स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। यह दिशा निर्देश कचरा बीनने वालों को उनकी आजीविका से वंचित करेगा। दूसरा P है प्लास्टिक, जिसे इस EPR दिशा निर्देश में प्लास्टिक पैकेजिंग तक ही सीमित रखा गया है,
जबकि उत्पादित प्लास्टिक का एक बड़ा हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक का भी है। इसके अतिरिक्त सैनिटरी पैड और पॉलिएस्टर जैसे अन्य मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक वस्तुओं को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। 3Ps के अंतर्गत तीसरा P है प्रोसेसिंग, जो प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रोसेसिंग के लिए वर्तमान समय में रिसाइकलिंग के अलावा वेस्ट टू एनर्जी, सह प्रसंस्करण और भस्मीकरण जैसी अन्य प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन करती हैं। परंतु इन मसौदा नियमों में उन्हें मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक के निरंतर उत्पादन को सही ठहराने के लिए वैध कर दिया गया है, जो भविष्य में कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने की मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा तथा पार्टिकुलेट मैटर पहले से ही प्रदूषित भारतीय शहरों को और अधिक प्रदूषित करेगा। प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के मार्ग में दूसरी प्रमुख चुनौती मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक की समस्या है, जो प्रचुर मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट का निर्माण करते हैं। चूंकि इनके कम वजन एवं बड़े आकार के कारण इन प्लास्टिकों का उपयोग खाद्य पैकेजिंग में किया जाता है, जिसके कारण यह चूहे तथा अन्य रोडेंट्स को आकर्षित करते हैं, जो इसके भंडारण और संग्रहण को कठिन बना देता है। चूंकि यह एक विषम सामग्री है, अतः यदि इसका संग्रहण कर भी लिया जाता है तो इनकी रिसाइकलिंग तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 द्वारा इन प्लास्टिकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना अनिवार्य किया गया था, परंतु 2018 में इन निर्देशों को उलट दिया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के मार्ग में तीसरी प्रमुख चुनौती के रूप में वर्तमान कानूनों के अपर्याप्त क्रियान्वयन और निगरानी प्रणाली को रख सकते हैं। एक ओर जहां संपूर्ण विश्व प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या से निपटने हेतु नए कानूनों एवं उपायों का उपयोग कर रहा है, वहीं भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अधिसूचना और वर्ष 2018 में किए गए संशोधनों के बावजूद स्थानीय निकाय अपशिष्ट के पृथक्करण के कार्यान्वयन और निगरानी में विफल रहे हैं, जिसमें भारत के सबसे बड़े नगर निगम भी शामिल हैं। अब हम लोग इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, उसे एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले उपाय के रूप में EPR दिशा निर्देशों में आवश्यक बदलाव का स्कोप भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार को अनौपचारिक श्रमिकों को शामिल करने के लिए दिशा निर्देशों के मसौदे पर पुनर्विचार करना चाहिए। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक के दायरे से उन प्लास्टिकों को बाहर करने के लिए बदलाव किया जा सकता है जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है, तथा इसके दायरे में अन्य प्लास्टिक एवं मल्टी लेयर्ड वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है। दूसरे उपाय के तौर पर अनौपचारिक क्षेत्र के कचरा बीनने वालों के लिए EPR फंड का निर्माण किया जा सकता है। इस फंड का उपयोग अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के मानचित्रण और पंजीकरण, उनके क्षमता निर्माण, अवसंरचना के उन्नयन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने और क्लोज्ड लूप फीडबैक और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के निर्माण के लिए किया जा सकता है। तीसरे उपाय के तौर पर प्लास्टिक प्रबंधन के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत कचरे के उत्पादन, प्रदूषण एवं कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए संसाधनों के पुनः प्रयोग, साझाकरण, मरम्मत, नवीनीकरण, पुनः निर्माण और पुनर्चक्रण किया जा सकता है, ताकि न केवल प्लास्टिक के पुनः प्रयोग को बढ़ाकर प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति प्राप्त हो, अपितु सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। चौथे उपाय के तौर पर रिसाइकिल किए जाने योग्य प्लास्टिक के लिए बाजार मूल्य में वृद्धि करना शामिल हो सकता है, जहां एक ओर लचीले प्लास्टिक रिसाइकिल करने के योग्य होते हैं, लेकिन जैविक कचरे के साथ उनके मिल जाने के कारण उन्हें रिसाइकिल करना अत्यधिक कठिन हो जाता है, तथा प्लास्टिक उत्पादन लागत के बाजार मूल्य के सापेक्ष यह रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक महंगी हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप इनका पुनर्चक्रण आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। इस संबंध में पैकेजिंग में रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक की मांग और उपयोग में वृद्धि करके इन प्लास्टिकों के बाजार मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। पांचवें उपाय के तौर पर आम जनमानस के व्यवहार परिवर्तन में बदलाव लाने का प्रयास करना होगा। इसके अंतर्गत उन्हें कचरा नहीं फैलाने
और अपशिष्ट पृथक्करण एवं अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करके योगदान देने के लिए जागरूक किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में उन्हें बताया जा सकता है तथा उनके मध्य जागरूकता बढ़ाना होगा और उनके व्यवहार में बदलाव लाना होगा। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक अपशिष्ट के विरुद्ध एक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है तथा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक में कमी लाने को भी प्राथमिकता देनी होगी। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अपने उत्तर के लिए यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आदि प्राप्त हुए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।